जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन इसका है द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है अगर x2 दिया है और y कितना दिया हुआ है 1 of the equation 2x plus 3y equal to k। अब इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y दिया हुआ है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2x plus 3y equal to क्या दिया हुआ है k। तो हम यहां पर k की जगह x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 इक्वल टू क्या होगा k। तो 2 2 जा कितना होगा 4, 4 plus 3 कितना होगा 7, k का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरीके से बच्चों k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। बच्चों इसमें पूछ रहे हैं रैशनल नंबर कौन सा है। तो बच्चों √3 जो है वो इररेशनल है। 4/0 रैशनल नंबर वो नहीं होता है जिसके नीचे क्या आ जाए 0, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। पाई क्या है इररेशनल नंबर। 0/4 0 क्या है, 0 क्या है बच्चों एक इंटीजर। हाँ, तो ये जो इंटीजर रहता है या होल नंबर रहता है 0 के नीचे कुछ भी रहते ये किस फॉर्म में है p/q के फॉर्म में। तो ये है रैशनल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, हर जो पॉइंट है नंबर लाइन में वो क्या रिप्रेजेंट करता है अ यूनिक रियल नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, अ यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों 2 के। तो जब भी स्क्वायर हटता है बच्चों बाजू में क्या लग जाता है रूट। जब भी स्क्वायर हटता है तो बाजू में क्या लग जाता है बच्चों रूट। अब आपको पूछ रहा है एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है। तो बच्चों एक्स क्यूब का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों 2, एक्स का वैल्यू कितना है √2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। बच्चों एकदम सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से आपको बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x + 3 का क्यूब जो है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों से गलती होता है, x देखते हैं इस पे ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट 1 लिख देते हैं, पर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। हमको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। x + 3 का होल क्यूब है, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक, 3 का x का क्यूब कितना होगा x³, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा कितना होगा 27x। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 27, ये होगा इसका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन को देखते ही ना एकदम अंधा भागना मत चालू करना, पहले क्वेश्चन को देखना समझना और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करना। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x = 4y इज, मतलब यहां पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों कभी भी सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, अगर आप वैल्यू को पुट करो और उसके आंसर लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ जाए सेम। तो आप यहां पर देख लो बच्चों, पहले ही आंसर इसका सेम आ जाएगा। x का वैल्यू 0 रखोगे, x का वैल्यू कितना रखे 0, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा 0। आपका राइट हैंड साइड क्या है बच्चों 4y। तो आप देख रहे हैं x 0 रखोगे तो y भी कितना रखेंगे 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है 0। अब y की जगह आप क्या पुट करते हो 0, तो 4 × 0 कितना हो जाएगा 0। तो इन दोनों को वैल्यू को पुट करने से LHS और RHS दोनों क्या आ गए इक्वल। LHS का वैल्यू कितना है बच्चों 0। हमने किया क्या है समझने की कोशिश करना बच्चों, कभी भी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट में x दिया, x की जगह मैंने 0 पुट किया तो ये आ गया 0, y की जगह मैंने 0 पुट किया
तो ये आ गया 0। LHS RHS दोनों क्या आ गया इक्वल। LHS RHS जब इक्वल रहता है तो हम बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो गया। पर अगर हम इसमें चेक करते हैं x की वैल्यू सपोज मैंने 1 ली तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने 1 लिया तो यहां पर भी LHS कितना हो जाएगा 1। अब y की जगह भी मैंने क्या लिया 1 लिया, y की जगह भी मैंने क्या लिया 1, तो 4 1 जा कितना होगा 4। अब ये दोनों इक्वल है क्या LHS और RHS, नहीं है इक्वल, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। फिर x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, y का वैल्यू -1 पुट करोगे तो -4 आएगा, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों 0 0। ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है बच्चों y का वैल्यू ऑन y एक्सिस। आपको मालूम है ये बच्चों y एक्सिस है, इसमें y का वैल्यू क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। क्वेश्चन क्या है ना, लॉजिक समझना बच्चों। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है y का वैल्यू, तो y एक्सिस पे y का वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों एनी नंबर। हाँ, अगर ये बोलता y एक्सिस में x का वैल्यू क्या है तो बोलते y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में सिर्फ y का रोल रहेगा, x का कोई रोल नहीं, तो x का वैल्यू कितना होगा 0। इस क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों आपको मालूम है SAS होता है, ASA होता है, SSS होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर सी, ये क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ सरफेस इन अ सॉलिड कोन इज। सॉलिड कोन में कितना सरफेस होता है, तो कितना सरफेस होता है बच्चों 2, एक होता है बेस, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, तो 2 सरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों इनफाइनाइट। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 हो और y का भी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने आंसर्स हो सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बच्चों। √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, √3 एक कांस्टेंट टर्म है बच्चों, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 0, बी होगा इसका आंसर बच्चों। कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा जिसमें x नहीं है उसका डिग्री होता है 0। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये एक पॉइंट है बच्चों, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे निकालना है y एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोलेगा तो हम क्या करते हैं बच्चों x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, फ्रॉम y एक्सिस हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना है बच्चों 7, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 7। बच्चों कंफ्यूज मत होना, -7 देख के, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए उसका आंसर कितना होगा +7। ये छोटा सा चीज है बच्चों, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एमसीक्यू जब आप बनाते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वो जैसे बोलते हैं ना बच्चों आर या पार, कटोरा या कार, आपको या तो पूरा नंबर मिलेगा या एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, एमसीक्यू जब बनाएंगे तो एकदम आराम से ठंडे दिमाग से बनाना, छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना, कंसिडर करना, ठीक है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों एक सर्कल है, उसके अंदर क्या बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब यहां कितना डिग्री बनेगा बच्चों 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है सेंटर में कितना एंगल बनेगा, तो बच्चों हमको मालूम है कि कभी भी सर्कल के किसी पार्ट में जो एंगल बन रहा है सेंटर में उसका डबल एंगल बनता है, तो सेंटर में कितना डिग्री बनेगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों डी 120 डिग्री। The figure formed by joining the midpoint of the adjacent side of a rhombus is, आपको याद रखना बच्चों क्या होगा रेक्टेंगल, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल वैल्यू को अगर इक्वल से सब्सट्रैक्ट कर दे तो रिमाइंडर्स क्या आएगा बच्चों इक्वल।
ये तो हमें मालूम है ना? अगर इक्वल वैल्यू को इक्वल से सब्सट्रैक्ट कर दे तो रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में ना इस पॉइंट पे ध्यान देना बच्चों, रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉइंट है मतलब y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, या तो ये आएगा या ये आएगा। हम चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, x प्लस 2y। कितना है, x प्लस 2y। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये तो आंसर नहीं होगा, 100% यही आंसर है ना? कैसे चेक कर लेते हैं, x की जगह अब क्या पुट कर देते हैं हम, 8। x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 8। 2 into 0 0, 8 plus 0, ये आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। कॉमन सेंस पहले लगाना बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में y का रोल नहीं रहेगा, तो ये और ये दोनों में से एक आंसर होगा, तो आपका टाइम बचेगा बच्चों। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। क्वेश्चन में बोल रहा है एक डायगोनल है ABCD, इसके एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके डायगोनल एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। BOC 90 डिग्री है, BOC कितना है बच्चों, 90 डिग्री। एंड BDC 50 डिग्री, ये एंगल कितना है, 50 डिग्री। देन OAB ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, x। ये कौन सा ग्राम है बच्चों, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको मालूम है ये जो DC रहेगा वो किसके पैरेलल रहेगा, AB के। DC और AB क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x। और आप देख रहे हो बच्चों यहां पे D का वैल्यू कितना है, 50, और यहां पे एंगल कितना है, 90, ये वाला। तो आपको मालूम है बच्चों अंदर के दो एंगल का सम, द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 50 प्लस x इक्वल टू कितना है, 90। तो x इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस 50, x इक्वल टू कितना होगा, 40 डिग्री। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 40 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू होगा 40 डिग्री। The total surface area of the hemisphere of radius r is, ये तो फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम होगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। बच्चे यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1000 क्यूब माइनस 900 क्यूब माइनस 100 क्यूब, तीन वैल्यू का क्यूब दिया हुआ है, 1000 का क्यूब माइनस 900 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान दो तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। यहाँ पे a कितना होगा बच्चों, 1000, b कितना होगा माइनस 900 और c कितना होगा माइनस 100। हम इसी से कंपेयर करें, a किसके इक्वल होगा 1000, b किसके इक्वल होगा माइनस 900, c किसके इक्वल होगा माइनस 100। तो अगर मैं a प्लस b प्लस c फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं बच्चों, a प्लस b प्लस c, तो क्या होगा 1000, b का वैल्यू होगा 900 और c का वैल्यू होगा 1000। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 0। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आया, 0। तो बच्चों जब भी a प्लस b प्लस c 0 होता है तो उसके क्यूब का सम किसके इक्वल होता है, 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे 3, a का वैल्यू कितना है 1000, b का वैल्यू कितना है 900 और c का वैल्यू है 100। ये नेगेटिव साइन है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 9 जा 27, कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चेक करते हैं, यहां 7 जीरो है क्या, 3 3 6 और 1 7, 27। ठीक, तो ये आंसर तो ट्रू है। और एक्चुअली बच्चों अगर थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। अगर मान लो a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 3abc। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसी के कारण ये आंसर आया है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ assertion and reason are true
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ए। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। नेक्स्ट बोल रहा बच्चों, इफ x plus 1 is x plus 7 is factor of this, then a equal to minus 14। चेक कर लेते हैं। x plus 7 अगर फैक्टर है, x plus 7 से डिवाइड होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7। अब हम इस वैल्यू को किसमें पुट करते हैं बच्चों? जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें पुट करेंगे। ठीक, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -7। x की जगह क्या पुट करेंगे? -7 -2। तो हमारा फंक्शन जो रहेगा f -7 वो कितना आ जाएगा बच्चों? 0। क्योंकि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। ये कितना होगा? -77 -2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा बच्चों? -28। -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2। a इक्वल टू कितना होगा? -28/2। तो a इक्वल टू होगा -14। तो ये कंडीशंस तो ट्रू है बच्चों, एकदम सही। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ x plus a is a factor of the polynomial this, then f a equal to 0। इसमें थोड़ा सा गलती है बच्चों। अगर x plus a फैक्टर है, अगर x plus a फैक्टर है तो x plus a को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस। तो यहां पे f a नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए बच्चों? f माइनस। देखिए जैसे हमने यहां पे x plus a equal to 0 तो x equal to -a, x की जगह -a पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ये तो ट्रू है, पर ये क्या है? फॉल्स। तो हम बोलेंगे assertion is true but reason is false। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? C। तो बच्चों छोटा सा चीज है, -10 नहीं है, इसी कारण ही गलत हो गया। तो चेक करिएगा, जब भी बनाएंगे तो गलती मत करिएगा बच्चों। मैथ्स में छोटी गलती होती है, बड़ी गलती कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट बोल रहे हैं अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ, और आपको मालूम है बच्चों साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब पैरेललोग्राम। तो AB किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड CD के। और AD किसके इक्वल होगा? BC के। ये तो हमको मालूम है। यानी रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल। पर रेक्टेंगल में क्या होता है? हर एंगल 90 डिग्री रहता है ना? और आपको मालूम है एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। क्यों होगा ऐसा बच्चों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल। A और C क्या रहेंगे? इक्वल। ठीक, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बच्चों? एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल। हमको क्या प्रूफ करना है? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों इसमें आप एक चीज देख रहे हो, रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, वो हमारे पास है इक्वल। सिर्फ हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना बच्चों एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ करना क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। और वो कॉमन सेंस क्या लगाना है बच्चों? आपको मालूम है साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, इसका मतलब साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ऑपोजिट द सम ऑफ। बच्चों ये चीजें याद रखना तो आपको कभी गलती नहीं होगी। ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री इन साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक, अब एक चीज और मालूम बच्चों, ए और सी दोनों क्या रहता है? इक्वल। क्यों इक्वल रहता है? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल। तो अब यहां पर नोटिस कर रहे हो बच्चों, a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। तो एंगल a इक्वल टू कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल a इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। और आपको मालूम है बच्चों a और c दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो दोनों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री।
फिर दूसरा क्या तरीका बच्चों, पैरेललोग्राम में ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल, तो द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो अंदर के दो एंगल का सम कितना रहता है, 180 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, पहला तो हमने ये किया कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ए और सी दोनों इक्वल है तो सी की जगह ए लिख दिया, तो यहां से ए का वैल्यू आ गया, ए और सी इक्वल है तो ए 90 है तो सी भी कितना होगा, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही अब आप देख रहे हैं अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड ये होगा, दोनों पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल ए का वैल्यू पता है 90 है तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 प्लस 90 उधर जाके क्या होगा, माइनस 90, तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल 90 डिग्री। और आपको मालूम है साइड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो एंगल बी 90 है तो डी भी इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर लिया बच्चों, ए बी सी डी चारों एंगल कितना है, 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है बच्चों, पैरेललोग्राम मतलब जो पैरेलल रहते हैं अपोजिट साइड्स, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम, ये गिवन है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने के लिए चार कंडीशन रहता है बच्चों, तो दो कंडीशन, पहला ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो ये तो बच्चों पैरेललोग्राम में भी होता है, हाँ? और क्वेश्चन में क्या दिया है, डायगोनल्स इक्वल दिए, जिसको मैंने नहीं लिखा है, डायगोनल्स क्या दिया है, इक्वल, एसी किसके इक्वल है, बीडी। तो यहां पे एक और चीज दिया है, एसी इक्वल टू बीडी। रीजन क्या लिखेंगे, यहां पे रीजन लिख लीजिएगा, डायगोनल्स आर इक्वल, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें दो ट्रायंगल लें बच्चों, हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है, इसके, ये किसके इक्वल है, इसके, तो अपन दो ट्रायंगल लेते हैं बच्चों। पहला ट्रायंगल ये वाला डी ए बी, कौन सा ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल डी ए बी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, सी बी ए, सी बी ए। एकदम हलवा बच्चों, आपको देख के ही समझ आ गया होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये साइड दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। और क्वेश्चन में दिया है कि एडी किसके इक्वल है, बीडी किसके इक्वल है, एसी। तो तीन साइड इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, एडी किसके इक्वल है, बीसी के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, दूसरा AB किसके इक्वल है बच्चों, AB के, क्यों इक्वल है, कॉमन साइड, दोनों में वो साइड आ रहा है। फिर दूसरा क्या दिया है, डायगोनल्स इक्वल है, तो BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC, गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे कितने साइड इक्वल हो गए, तीन। तो बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो बाई CPCT क्या होगा बच्चों, एंगल A और एंगल B क्या रहेगा, इक्वल। हम इन्हीं दोनों को क्यों टारगेट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में इक्वल है। पर पैरेललोग्राम का जो एंगल्स रहते हैं ना, उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं।
पर रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री रहता है, तो हमको प्रूफ ये करना है फिलहाल कि हर एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमारा टारगेट कौन है? एंगल। इसलिए हमने सीपीसीटी में भी किसको इक्वल प्रूफ किया? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब बच्चों यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल आया तो आपको मालूम है ये पैरेललोग्राम है, हाँ? और पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, एडी और बीसी क्या है? पैरेलल है। तो अंदर के दो एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री बाय कोइंसिडेंट एंगल। एडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो अंदर के दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और आपको मालूम है बच्चों एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है? इक्वल। तो बी की जगह भी अगर हम ए लिखे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा? 2 एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। पर आपको मालूम है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल। ये प्रूफ किया था आपने। तो दोनों एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। पर आपको एक और चीज मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या करते हैं? इक्वल। सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक। तो आपको मालूम है बच्चों एंगल ए 90 है तो सी भी कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स है। ये है बी और ये क्या है? डी। तो ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो डी भी कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। A hemispherical bowl has a radius of 3.5 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है बच्चों। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। What would be the volume of water it could hold? Volume of water. Volume of water. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3। पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7। ये जो 3.5 है बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या डाल देंगे? 10। अब इसको 5 से मैं कैंसिल कर दूं तो 5 7 जा 5 2 जा, आंसर आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे रेडियस की जगह हम क्या रख रहे हैं बच्चों? 7/2। और उसका क्यूब है इसलिए कितने बार लिखेंगे? 3 बार। तो बच्चों आप देख रहे हो 7 7 क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 और 22 कैंसल होकर कितना आ जाएगा? 11। यहां तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब बचा क्या हमारे पास? वॉल्यूम का वैल्यू 11 इंटू 7 7 जा कितना होगा? 49 अपॉन 3 2 जा कितना होगा? 6। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 539/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा बच्चों इसका आंसर। आप चाहो तो बच्चों इसको है ना और डिवाइड कर सकते हो। सिक्स 9 5 89.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बच्चों आपको बोल रहा है x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो अपन क्या करते हैं? लेट जिससे डिवाइड होता है बच्चों उसको इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 0। तो x का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 1। अब जो हमारा पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो बच्चों जब हम x का वैल्यू 1 पुट करें, इस x की जगह हम 1 पुट करें
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0। क्यों आएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फैक्टर मतलब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0। तो हम यहां पर ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0, और जहां x है बच्चों वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 1। 4 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो 1 का क्यूब 1 1 इंटू 4 कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 कितना होगा 3 माइनस 4 प्लस a इक्वल टू कितना होगा 0। माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो k इक्वल टू कितना हो गया -3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे k का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। नेक्स्ट बोल रहा है फैक्टराइज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आपको इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन रहता है जिसमें फैक्टराइज रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर। अब इसमें है ना, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक, x स्क्वायर को क्या निकाल लेते हैं कॉमन, यहां पे क्या बचेगा x प्लस 2। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों जो इतना सिंपली बन रहा है, पर आप ऐसा कोशिश मत करिएगा। बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 1 2 लेके पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर x प्लस 2 यहां पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम क्या निकाल लेते हैं कॉमन। यहां पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों देख रहे हो x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि इसको हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। बच्चों दिमाग में एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना, हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स आएंगे, तो इसके 3 फैक्टर ये आए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इवैल्यूएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो आप देखो बच्चों ये लिखा है 103 इंटू 104, ठीक है 104। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं इस पे। आइडेंटिटी क्या है बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, ये है आइडेंटिटी। और यदि मैं इसको ऐसा लिखूं 100 प्लस 3 और यहां लिखूं 100 प्लस 4, तो क्या होगा बच्चों, x की जगह क्या लिखूंगा 100, a की जगह क्या लिखूंगा 3, b की जगह क्या लिखूंगा 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10,000। 3 प्लस 4 कितना होगा 7, 7 को 100 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 700, और ये हो जाएगा 12। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10,712। तीनों को प्लस करना, जिनको प्लस नहीं करना था बच्चों वो ऐसा प्लस करिएगा। हमेशा नंबर्स जो लिखेंगे वो यूनिट के प्लेस से लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 712। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट 101 का क्यूब लिखा हुआ बच्चों, तो 101 के क्यूब को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 101 का क्यूब को लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का क्यूब। और बच्चों ये किसके फॉर्मूले पे अप्लाई होगा या किस फॉर्मूले के बेस पे बनेगा, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के बेस पे बनेगा। उसमें क्या लिखते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिखते हैं। ठीक, तो यहां देखने से ही पता चल रहा है बच्चों कि आपका a का वैल्यू कितना आएगा 100, b का वैल्यू कितना आएगा 1, a का वैल्यू कितना आएगा 100, b का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, सिंपल, एज सिंपल। अब यहां पे 3, a की जगह क्या लिखेंगे 100, b की जगह क्या लिखेंगे 1, a की जगह लिखेंगे 100 और b की जगह लिखेंगे 1। ठीक, तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों
1 का क्यूब कितना होगा 1, 100 का स्क्वायर कितना होगा 3 into 100 कितना होगा 300, और 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे इतना ही आ जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,30,301। इस तरीके से बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसको √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, इसका तरीका क्या है, राउंडर को आप यहां पे रखिएगा और पेंसिल को लेके अपने मन से एक आर्क कट कर दीजिएगा। ऐसे आप यहां से ऐसा आर्क कट कर, अब इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, यहां पे रख के एक आर्क यहां कट करिएगा और एक आर्क यहां कट करिएगा, फिर इसी आर्क को डिस्टर्ब किए भी यहां से एक आर्क, यहां से एक आर्क, और इसको ऐसा बड़ा कर लीजिए। बच्चों अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर लीजिएगा और फिर इसको नाम दीजिएगा सी। ठीक, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो आंसर आता है बच्चों AC, इसका वैल्यू आता है √2। और इसको किसमें रिप्रेजेंट करना बच्चों, नंबर लाइन में। नंबर लाइन कौन सा, ये है नंबर लाइन। तो इसको नीचे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, राउंडर को यहां रखते हैं, पेंसिल को यहां रख के इसको टक 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 करके नीचे ला देना। तो जब वो यहां आएगा तो ये जो वैल्यू है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ होगा √2। एक्चुअली ये लेंथ है √2, पर ये नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए नीचे लाते हैं। तो ये होगा √2 जो होगा, ये होगा आपका नंबर लाइन पे √2 का रिप्रेजेंटेशन। तो आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, AD, जिसका वैल्यू कितना होगा √2। अब बच्चों कई लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि ये √2 आया कैसे। तो देखो बच्चों AB जो है आपका, जिसको आपने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, फिर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1, जिसको नाम आपने क्या दिया था C, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 बेस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। यहां से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका √2। हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, AC, तो AC का वैल्यू कितना आ गया √2। तो इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू होगा आपका √2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। अगर उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है तो बच्चों आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक, 4 का वैल्यू 4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² इक्वल टू कितना होगा 154। तो r² का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4। 22 और 154 को डिवाइड करें कितने बार में चले जाएगा बच्चों, 7 बार में। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 7 इंटू 7 क्या होगा, 7 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से अब r को लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, r का वैल्यू कितना आ गया 7/2। तो r का वैल्यू कितना है बच्चों 7/2, आपका रेडियस आ जाएगा 7/2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं बच्चों एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया बच्चों 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि 3 जो साइड रहते हैं उन सबका सम। अब क्वेश्चन में बोला है बच्चों कौन सा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल।
एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। दो साइड इक्वल है बच्चों, मान लो ए और बी क्या है इक्वल, और किसके इक्वल है 12 के, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 12, बी की जगह भी 12, तो हमारा सी आ जाएगा बच्चों 24 प्लस सी इक्वल टू कितना है 30, तो सी इक्वल टू का 30 माइनस 24, सी इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको हीरोन्स फार्मूला लगेगा। हीरोन्स फार्मूले से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी पेरीमीटर का आधा। बच्चों एक अच्छी चीज है, पेरीमीटर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 30, तो हम 30 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 15, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। ठीक, s की वैल्यू कितनी है 15, इसकी वैल्यू कितनी है 15 माइनस a की वैल्यू 12, दूसरे b भी सेम है उसकी वैल्यू भी 12, और तीसरा जो साइड है हमारा वो कितना आया था 6, तो हम यहां पे लिख देंगे 6। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा। 15 माइनस 12 कितना होगा 12, 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर लो बच्चों, ये जो 3 इंटू 3 है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और कोई भी चीज रूट के अंदर अगर दो बार आती है तो उसको एक बार हम कहां लिख देते हैं बाहर, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा अंडर 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। बच्चों जोकर्स कैप जो रहता है वो कोन के शेप में है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स। अब बच्चों आपको एक मालूम है अगर जोकर्स कैप बनाना है तो आपको शीट कहां पे लगेगा कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, किसमें लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला होगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना बच्चों 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, पर हमको एल नहीं मालूम। एल क्या होता है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वैसे आप देखोगे तो भी समझ आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h यानी क्या होगा हाइट, कितना है 24 का स्क्वायर, r यानी रेडियस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 576, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये हो जाएगा 625, और 625 होता है बच्चों 25 का स्क्वायर, तो आपका L आ जाएगा 25। बच्चों यहां से आपको पता चल गया कि 7 7 क्या हो जाएगा कैंसल, 22 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों एकदम सिंपल है ये, 25 टूजा कितना होगा 50, 5 कैरी ओवर, फिर 25 टूजा 50, 50 प्लस 5 कितना होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये है एक कोण का कर्व सरफेस एरिया ना, इतना शीट लगेगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। बच्चों एक कैप का कितना एरिया लग रहा है 550, तो 10 कैप का कैसे निकालेंगे 550 इंटू क्या कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 5500, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना शीट लगेगा बच्चों अगर हमको क्या करना है 10 कैप्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों BCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, ये ABCD है बच्चों, ABCD क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये है A, ये B, ये C और ये डी, सॉरी।
अब बोल रहा है क्वेश्चन में इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? ई पे। ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? ई पे। डीबीसी इक्वल टू 70 डिग्री। डीबीसी ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री। बीएसी 30 डिग्री। बीएसी 30 डिग्री। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड बीसीडी। ये एंगल हमारा टारगेट है बच्चों। कौन सा एंगल टारगेट है हमारा? बीसीडी। बीसीडी। तो बच्चों आपको मालूम है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180। पर हमको यहाँ पे सी फाइंड करना है। अगर हमको ए पता चल जाए तो ए को ट्रांसफर करेंगे और सी का वैल्यू निकल जाएगा। पर एक चीज देख रहे बच्चों, ए में भी हमारे पास सिर्फ एक की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू भी पता चल जाए तो ये वैल्यू पता चल गई तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करना बच्चों एकदम इजी है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है इसको कौन बना रहा है? एक तो डी और एक तो सी। कौन बना रहा है बच्चों? डी और सी, ये दोनों मिलके बना रहे हैं कौन सा एंगल? ए। और अच्छी बात है बच्चों, ये डी और सी मिलके एक और एंगल बना रहे हैं बी, जिसका वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। तो अगर आप नोटिस करो बच्चों, ये एंगल 70 डिग्री कौन बना रहा है? डी और सी मिलके। तो यही डी और सी मिलके यहां पर भी एंगल बना रहे, तो ये एंगल भी कितना होगा? 70 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों ये एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा बच्चों? सेम आर्क सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल DAC is equal to angle DBC equal to 70 degree. क्यों? Angle formed by the same arc in the same segment. हाँ, एक ही आर्क जो एंगल बनाता है सेम सेगमेंट में, ये डी और सी एक आर्क है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? बी। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ए। तो दोनों का एंगल क्या होगा? इक्वल। अब बच्चों यहां पर से आपको एक चीज तो पता चल गई कि अगर ये दोनों, ये 70 और ये 30 है, तो आप एंगल DAB निकाल सकते हो। एंगल DAB आप कैसे निकालोगे? एंगल DAC प्लस एंगल BAC। तो बच्चों DAC अभी आपने निकाला 70 डिग्री, BAC क्वेश्चन में दिया था 30 डिग्री, तो आपका DAB कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। DAB कितना आ गया? 100 डिग्री। और आपको मालूम है बच्चों, अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में A आ गया तो आप C इजीली निकाल सकते हो। DAB ये एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री। तो ये एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। क्या करोगे आप? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A कितना बच्चों हमारा? 100। एंगल C कौन सा? ये वाला। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया? BCD इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर आपको BCD एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस क्या करना पड़ेगा? 100। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल BCD कितना होगा? 80 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला है बच्चों, AB और BC इक्वल है। देखो ये है AB और ये है BC, ये दोनों क्या है? इक्वल। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये एंगल तो पता चल गया, अब इसको फाइंड करने के लिए इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है एक बार शुरू से देख लेते हैं। सर्कल A, B और C। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? ध्यान देना, ये जो BA है वो किसके इक्वल है? BC के। डायग्राम पे मत जाना बच्चों, भावनाओं को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है? AB और BC क्या है? इक्वल। जब ये इक्वल है तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या रहेंगे बच्चों? इक्वल। इसका मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है बच्चों ECD कितना है? बच्चों अभी हमने फाइंड किया था कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये था 100 डिग्री, ये एंगल था 80 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना था? 80 डिग्री। अब यदि ये 30 है तो ये एंगल तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों?
एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अभी हमने फाइंड किया था एंगल BCD इक्वल टू कितना फाइंड किया था हमने 80 डिग्री। ये BCD को हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? दो पार्ट में। BCD पहला पार्ट कौन सा है? ये BCA। पहला पार्ट कौन सा है? BCA। दूसरा पार्ट कौन सा है? ACD। ठीक है। अब BCA कितना है? BCA क्वेश्चन में दिया है बच्चों, क्वेश्चन में नहीं दिया, मतलब हमने अभी निकाला। AB और BC क्या है? इक्वल। AB और BC इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या रहेंगे? इक्वल, यानी BAC इज इक्वल टू क्या रहेगा? BCA इक्वल टू कितना रहेगा? 30 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बच्चों यार जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आप देख रहे हो BCA कितना है आपका? 30 डिग्री। BCA कितना है? 30 डिग्री। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं बच्चों? ACD। क्या निकाल सकते हैं? ACD। तो आपका ACD का वैल्यू कितना आएगा? 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। ACD का वैल्यू आ गया। अब बच्चों ये जो ACD है, एक्चुअली आप देखोगे ACD हो चाहे TCD हो एक ही है बच्चों। ये है ACD, ACD। अब E यहां कहीं पर है तो इसका वैल्यू ECD का वैल्यू भी क्या होगा? 50 डिग्री। ECD का वैल्यू भी कितना होगा? 50। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। Following table gives the lifetime of 400 neon lamps। 400 neon lamps का क्या दिया हुआ है बच्चों? ये टोटल कितने neon lamps है? 400। कितने neon lamps है? 400। Represent the given information with the help of histogram। तो बच्चों आपको मालूम है कि हमेशा जो आपका फर्स्ट एक्स एक्सिस जो रहता है वो फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करता है लाइफ टाइम। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कितने का गैप है? 100 का। तो अगर हम 100 का गैप से चालू करेंगे तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ 200 आएगा, यहाँ 300 आएगा। तो हमारा 300 से स्टार्ट है, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट है? 300 से। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं बच्चों? इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। हम क्या करते हैं? इसमें किंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? किंग। और इसको यहां से ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला है आपका वो कितना होगा? 300। फिर कितना होगा? 400। 100 का गैप रखते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, पहला वैल्यू एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? लाइफ टाइम। क्या दिया बच्चों? लाइफ टाइम। किसमें दिया है? इन आवर्स। बच्चों ये रफ डायग्राम है इसलिए हो सकता है एक्यूरेट ना बने। आप पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके बनाओगे, स्केल का यूज करके, हमेशा आपसे करेक्ट बनेगा। ठीक है। अब देख लो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, 600, देन 700, देन 800, 900, 1000। ठीक। अब यहां पे एक्स एक्सिस में आप देख रहे हो, आपको सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? स्केल। यहां पे आपको क्या लिखना चाहिए बच्चों? स्केल। मैं वहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं। स्केल में क्या होगा? एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं हम? 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100। 100 का गैप है तो इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। और ये टाइम किसमें दिया हुआ है? आर में, तो इसको क्या लिखेंगे? 100 आर। ठीक। फिर सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस में 1 यूनिट क्या है? पहले उसको समझने से पहले वाई एक्सिस में क्या आएगा वो देखते हैं। वाई एक्सिस में क्या आएगा? नंबर ऑफ लैंप्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लैंप्स। ये कहां पे रहेगा बच्चों? वाई एक्सिस में। ठीक। अब आप इसमें देख रहे हो ये जो टेबल दिख रहा है इसको हम किसके डिफरेंस में लिख सकते हैं? 7 के डिफरेंस में लिख ले। 7, 6, 6 के डिफरेंस में लिख लेते बच्चों। ठीक है। तो एक यूनिट जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 लैंप्स को रिप्रेजेंट करेगा। 8 कर लेते बच्चों तो थोड़ा सा ना छोटा बनेगा ग्राफ। 8 है यानी एक यूनिट में क्या रहेगा? 8, फिर एक यूनिट में 16,
इस तरीके 78 80। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए पहला कितना दे रहा है 40, तो 300 से 400 के बीच में कितना होगा 40। ठीक, ये 40। फिर 56 बोल रहा है, ये 54 है। ठीक, 56। देन 60, 500 से 600 का कितना होगा 60। फिर 86, फिर 74, देन 62, देन 48। इस तरीके से बच्चों ये इसका हिस्टोग्राम बनेगा। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है a heavy spherical dome of a building needs to be painted if the circumference of base of the dome is 17.6 मीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों एक बिल्डिंग के डोम को हमको क्या करना है पेंट करना है, उसका बेस का सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है 17.6 मीटर। सर्कमफरेंस ऑफ बेस। बच्चों आपको मालूम है डोम जो रहता है वो कौन से शेप का रहता है हेमिस्फेरिकल, और उसका जो बेस रहता है वो सर्कुलर रहता है। तो सर्कमफरेंस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 17.6 मीटर। कितना दिया बच्चों 17.6, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर। तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, r इक्वल टू 17.6 को क्या लिखेंगे 176/10। तो r इक्वल टू आ जाएगा 176/10 इनटू ये जो 7 नीचे बच्चों कहां चले जाएगा ऊपर, 22 और 2 कहां जाएगा नीचे, 8 टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा 28/10। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारा 28/10। अब क्या बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पहले बच्चों किस जगह पे पेंट करना वो निकालना है। हमको मालूम है पेंट कहां पे करेंगे कर्व सरफेस एरिया में, एरिया टू बी पेंटेड। कहां पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है 28/10। अब बच्चों इसको हम अगर काटेंगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 44 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। बच्चों ये आंसर किस में आया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं 44 और 4 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। पर बच्चों ये आंसर किसमें दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, और हमको जो कैलकुलेशन करना है वो रेट यानी हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हम मीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है बच्चों 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 176 इंटू 28 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो है ना। कैसे करेंगे बच्चों 8 6 कितना होगा, फिर 8 7 का कितना होगा 6 10, 8 1 8, 8 प्लस 6 14, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4928। तो ये आ जाएगा मीटर की जगह क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा 4928 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 492800।
अब हमको निकालना है बच्चों कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे करेंगे? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड, एरिया को किस रेट से पेंट करेंगे? एट द रेट ₹5। हमको कॉस्ट निकालना है बच्चों। जिसको निकालना रहता हमको ये निकालना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट हमेशा कहां रहेगा? पीछे। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रेट है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा? 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट। कैसे निकालेंगे बच्चों? 492800 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। और किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो जब ये डिवाइड होगा तो बच्चे कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 5 9 जा 45 और 1 46, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। तो आपको समझ आया बच्चों कि ये कितना रुपए कॉस्ट आएगा इस सर्कुलर हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करने में? 24,640 रुपीज। इतना खर्चा आएगा बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है बच्चों। अब क्वेश्चन में बोल रहा है BD इज डायगोनल। BD क्या है बच्चों? डायगोनल। हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनली ऐसा लिखते हैं। ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है और BD क्या है बच्चों? डायगोनल। ये BD क्या है? डायगोनल। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट कौन है बच्चों? E। AD का मिड पॉइंट कौन है? E। A line is drawn through E parallel to AB। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया AB के, इंटरसेक्टिंग BC एट F। और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? BC को। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? F पे। ड्रॉ द फिगर एंड शो दैट F इज द मिड पॉइंट। तो बच्चों यहां पे आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको दिया है। और इस ट्रेपेजियम में AB किसके पैरेलल है बच्चों? CD के। AB इज पैरेलल टू CD। और दूसरा क्या दिया हुआ है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बच्चों? AD का। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अब आपको करना क्या है बच्चों? आपको करना यह है कि आपको शो करना है कि F भी क्या है? मिड पॉइंट। अच्छा एक चीज और दिया है, EF किसके पैरेलल है? AB के। EF इज पैरेलल टू AB। प्रूफ क्या करना है बच्चों? ये जो F है ये इसका मिड पॉइंट है। F is midpoint of BC। ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखिएगा, जब ये इसको पैरेलल लाइन है तो ये डायगोनल को कहां पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? G। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ कैसे होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को इन ट्रायंगल DAB। हमने एक ट्रायंगल ले लिया DAB, ठीक। ये है हमारा ट्रायंगल DAB और E क्या है? मिड पॉइंट। E से एक लाइन ड्रॉ किया गया है बच्चों, E। तो क्या बोलेंगे हम? इन ट्रायंगल DAB E इज मिड पॉइंट। E किसका मिड पॉइंट है? AD का मिड पॉइंट ऑफ AD। एंड EG is parallel to AB, therefore by converse of midpoint theorem। तो मिड पॉइंट का कन्वर्स ये बोलता है बच्चों कि अगर मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल तो जहां टच होगा ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो हम बोलेंगे G is मिड पॉइंट ऑफ, G क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? BD का। G किसका मिड पॉइंट है? BD का। ठीक, अब हमको क्या करना है बच्चों? इसी डायग्राम की हेल्प से
हम एक चीज और कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं बच्चों, है ना। हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला। अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अभी हमने किस ट्रायंगल को लिया था, इस ट्रायंगल को लिया था। अब हम किस ट्रायंगल को लेते हैं बच्चों, ये वाला डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी। और यदि आप डीसीबी ट्रायंगल को ध्यान दो बच्चों, डीसीबी, तो अगेन आपको एक चीज दिख रहा है बच्चों, ये जो जी है वो क्या है, मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। जी किसका मिड पॉइंट है बच्चों, बीडी का। जी अगर इसका मिड पॉइंट है और यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, देयरफॉर जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। और आपको मालूम है बच्चों, ये जो लाइन है ए बी वो किसके पैरेलल है, सीडी के। तो ईएफ भी किसके पैरेलल होगा, ईएफ इज पैरेलल टू सीडी। ऑल्सो हम इसी को बोल सकते हैं, ईएफ की जगह क्या बोल सकते हैं बच्चों, जीएफ पैरेलल टू सीडी। और यदि जीएफ पैरेलल हो तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स बोलता है कि f इज आल्सो मिड पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, f इज आल्सो मिड पॉइंट। और f किसका मिड पॉइंट है बच्चों, BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हमको प्रूफ करना था, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये प्रूफ किससे होगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हो बच्चों, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर, हमको यहां से शुरुआत करना था बच्चों, डायमीटर ऑफ बेस, कोन का जो बेस है बच्चों उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, 28/2, रेडियस विल बिकम 40। यहां तक शायद आपको समझ आ गया होगा बच्चों। इसके बाद का स्टेप ये, अब क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 है। आपको मालूम है बच्चों, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना बच्चों 14, 14 का स्क्वायर है तो हम 14 इंटू 14, एच इक्वल टू क्या लिखते हैं 9856। अब यहां से क्या होगा, 7 और 2 कटेगा, ठीक। और यदि हमको h की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, बाकी वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा। 3 नीचे है, यहां आके कहां चले जाएगा, ऊपर। 22 नीचे है, आ जाएगा। 2 और 14 भी कहां जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको कैंसिल करूं 11 से, तो 11 8 जा 88, 11 9 जा 11 6 जा, ठीक। फिर अगर मैं 2 से काटूं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 14 14 2 जा, ठीक। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 48 सेंटीमीटर। यहां पर h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है 60 और ये है 3, h इक्वल टू कितना होगा 48 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने बोल रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आपको मालूम है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रहता है कोन का तो उसमें देयर इज अ रिलेशन बिटवीन h, r एंड l। क्या रिलेशन है बच्चों, वी नो दैट L स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है बच्चों, 48 का स्क्वायर, सॉरी हाँ H का वैल्यू, और R का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर।
तो यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो स्लैंट हाइट आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब यहां पे पूछ रहा है आपको कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, क्या होता है पाई आर एल। कितना होता है बच्चों पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 14, एल का वैल्यू 50। तो 7 और 14 को कैंसिल करेंगे 22 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा बच्चों इसका आंसर। इस तरीके से हम इसके कर्व सरफेस एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं बच्चों, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance. एक कॉलोनी है, इसमें एक सर्कुलर गार्डन है बच्चों। यहां पर 3 बच्चे बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक, ये तीनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं बच्चों टॉय टेलीफोन की हेल्प से। टू टॉक इधर फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है बच्चों वो दिया हुआ है 20 मीटर। रेडियस कितना दिया बच्चों 20 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। सपोज ये a है, 2a ले लेते बच्चों। सब की लेंथ कितनी है 2a। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये a हो जाएगा। अब इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों o, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं P। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। अंकुर, सैयद और डेविड 3 फ्रेंड हैं। अंकुर से सैयद तक का जितना डिस्टेंस उतना सैयद से अंकुर का है और इतना डेविड से अंकुर का है। तो अब देख रहे बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने अगर इसके लेंथ को 2a लिया तो इसके लेंथ को भी 2a लेना पड़ेगा, इसके लेंथ को भी 2a लिया। हम a भी ले सकते थे बच्चों, पर a लेने से जब हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो a/2 आ जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कई बच्चे उस पर कंफर्टेबल नहीं रहते, इसीलिए हमने क्या किया है a लेने की जगह 2a ले, थोड़ा बड़ा ले लिया ताकि छोटा करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक चीज जो नोटिस करिएगा, ये है OS और ये क्या है OP। ये क्या है बच्चों OS/OP। बच्चों किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन रहता है, ये मिड पॉइंट है, तो वो किस रेशियो में उसको डिवाइड करता है 2:1 में। किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों 2:1। अब आप देख रहे हैं OS का वैल्यू कितना है बच्चों 20 मीटर, OP का वैल्यू पता नहीं, इक्वल टू कितना होगा 2/1, और 2/1 कितना होता है बच्चों 2। तो ये हो जाएगा 2। OP को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो OP इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 20/2। OP इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 10 मीटर। ठीक है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का नाम OPA। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप देख रहे बच्चों हाइपोटेनस ये है, इसको हम बोलेंगे सर्कल का रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है 20, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 10, बेस का वैल्यू कितना है a। 20 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 400, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस a स्क्वायर। अब 400 माइनस 100 इक्वल टू कितना होगा a स्क्वायर। 400 माइनस 100 कितना होगा 300। कभी भी बच्चों स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है रूट, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट 300। 300 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 10 रूट 3।
अब आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है, सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा बच्चों 2a, और a का वैल्यू कितना था 10√3। तो इस तरीके से ये जो बच्चे अपने हाथ में टेलीफोन का स्ट्रिंग रखे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी 20√3 मीटर। ये होगा बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज अ दिवाली सेलिब्रेशन इन द एसडी पब्लिक स्कूल देहरादून। देहरादून में एक स्कूल है एसडी पब्लिक स्कूल, यहां पे दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है। गर्ल्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रंगोली इन अ ट्रायंगुलर शेप, दे मेड अ रंगोली इन द शेप ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इन्होंने क्या किया, रंगोली बनाया एक ट्रायंगल एबीसी में, ए बी और सी में। एबी का लेंथ कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ कितना है 28 सेंटीमीटर, और एसी का लेंथ है 26 सेंटीमीटर। आर पी क्यू, आर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है एबी का, तो एबी का मिड पॉइंट हम क्या ले लेते हैं आर। बीसी का मिड पॉइंट कौन है पी, बीसी का मिड पॉइंट कौन है पी, और एसी का मिड पॉइंट कौन है क्यू, एसी का मिड पॉइंट कौन है क्यू। Based on the above information, answer the following question. Find the length of AQ. AQ का लेंथ कितना है ये फाइंड करना है। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। AC का वैल्यू कितना है 26 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू कितना बच्चों 26 सेंटीमीटर। तो AQ क्या होगा, अगर Q मिड पॉइंट है बच्चों तो AQ का लेंथ क्या होगा AC का हाफ, AQ का लेंथ क्या होगा हाफ ऑफ AC। ये AC है, ये मिड पॉइंट है तो इसका लेंथ कितना होगा बच्चों, ये पूरा 26 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा 26 का हाफ, तो इसका लेंथ आ जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अपना पहला क्वेश्चन क्या कर लिए बच्चों सिंप्लीफाई कर लिए। बस आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, एकदम इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। AQ का लेंथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, based on the above information find the length of RQ। क्या फाइंड करना है बच्चों RQ का लेंथ फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, RQ का लेंथ फाइंड करना है। RQ का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा R और Q को जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख रहे हो R मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, R एंड Q आर मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है बच्चों मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, किसके मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। और यदि ये मिड पॉइंट है तो इनका वैल्यू क्या होगा बच्चों आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और आर क्यू का लेंथ क्या होगा हाफ ऑफ बी सी। और बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC का लेंथ कितना है 28 सेंटीमीटर, तो आपके RQ का लेंथ कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। RQ का लेंथ कितना गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द फिगर BPQR। क्या फाइंड करना बच्चों इस डायग्राम में BPQR क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चों हमने इसको ज्वाइन किया BP फिर PQ और QR। इस फिगर का नाम क्या है ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो आप देखेंगे बच्चों आपको मालूम है ये जो RQ है वो किसके पैरेलल है, RQ इज पैरेलल टू BC एंड RQ इज हाफ ऑफ BC। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो ये BC है, अगर मैं इसको आधा कर दिया ठीक है तो क्या हो जाएगा RQ इज पैरेलल टू, अगर वो BC के पैरेलल है, ये BC है बच्चों, अगर BC के पैरेलल है तो BP के भी क्या होगा पैरेलल, ये RQ है, ये अगर BC के पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसके भी पैरेलल होगा BP के, तो हम लिखेंगे RQ इज पैरेलल टू BC। और आपको मालूम है बच्चों
अगर हम बीसी का ये बीपी है बच्चों, बीपी आरक्यू किसके पैरेलल होगा, बीपी के भी पैरेलल होगा। अब आपको मालूम है बच्चों बीसी है ये और ये मिड पॉइंट है, तो बीसी का हाफ क्या हो सकता है, पीसी भी हो सकता है और बीपी भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं आरक्यू इज पैरेलल टू बीपी एंड आरक्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बीपी। और यदि ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर बी पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अ प्लेग्राउंड इज मेड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल्स, द डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड आर 34 मीटर, 46 मीटर एंड 60 मीटर. The city municipal corporation decided to level the ground. The cost of leveling the ground is rupees 1000 per square meter. Based on this information, answer the following question. So क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक ऐसा ट्रायंगुलर गार्डन है जिसका नाम क्या है, सपोज एबीसी। इसके डायमेंशन दिए, ये 34 मीटर है, ये 46 मीटर है और ये 60 मीटर है। तो अगर आप इसको ध्यान दो बच्चों, तीनों के लेंथ अलग अलग है, तो ऐसे केस में हम उसकी लेंथ को क्या ले लेते हैं, ए बी और क्या ले लेते हैं, सी। ए बी और क्या ले लेते हैं, सी। ठीक, तो हमको पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ द प्लेग्राउंड इज टू बी फेंस्ड विद द वायर। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा बच्चों, कभी भी अगर आपको फेंसिंग करना है तो फेंसिंग आप हमेशा कहां करेंगे, बाउंड्री में। फेंसिंग कहां करेंगे बच्चों, बाउंड्री में। और ट्रायंगल के बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, यहां पे क्या करना है, फेंसिंग। यहां पे क्या करना है, फेंसिंग। तो इतने जगह पे क्या लगेगा, बारबेट वायर या फेंसिंग का वायर लगेगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे तीन साइड है, ए है, बी है और क्या है, सी। ए का वैल्यू कितना है 34, बी का वैल्यू कितना है 46 और सी का वैल्यू है 60। ठीक है, ये आ जाएगा 140 मीटर। तो इतना वायर बच्चों हमको लगेगा, इतना वायर लगेगा इस प्लेग्राउंड को क्या करने के लिए, फेंस करने के लिए। पहला क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस ग्राउंड को लेवल करना है। तो जो हमारा ग्राउंड है उसका शेप ऐसा है, लेवलिंग करना है मतलब हम किसको लेवल करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू को लेवल करेंगे। तो पहले हमको इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला रहता है बच्चों। अब एस का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था 140। तो 140 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो S आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर 70 मीटर। तो हम यहां पे S की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 70 मीटर। ये हो गया 70। फिर 70 माइनस A का वैल्यू कितना है बच्चों, 34। फिर 70 माइनस B का वैल्यू कितना है 46। फिर 70 माइनस 60। तो हमने A, B और C की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर ये है 70 और 34 को माइनस करोगे तो कितना होगा बच्चों, 36। 70 और 46 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24 और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 10। अब बच्चों हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, है ना, सो दैट जो कॉमन वैल्यू है वो बाहर आ जाए। ठीक, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे बच्चों, इस 4 को हम अगेन लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2।
तो यहां पर एक चीज देख रहे हो, 6 कितने बार आया है? 2 बार। 2 कितने बार आया है? 2 बार। और 10 कितने बार आया है? 2 बार। अब बचेगा क्या रूट के अंदर? एक है 7 और एक क्या है? 6। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 10 120 इंटू रूट 40। और बच्चों यहां पे क्वेश्चन में ही आपको दिया है रूट 42 की वैल्यू कितनी है? 6.48। कितना बच्चों? 6.48। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 12 8 96। ठीक, 57। ठीक है। अब 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा बच्चों 777.60 मीटर स्क्वायर। इतना इसका एरिया आ जाएगा बच्चों लेवलिंग का। ठीक, ये एरिया आया बच्चों। अभी हमको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इनटू क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ₹1000 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर, लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर 777.60 इंटू कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर कितना है? 1000 रुपए। तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चों 7776060। आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप ऐसा कर सकते हो, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितने जीरो डाल दिए बच्चों? 2। अब यहां पे कितने जीरो हैं? 3। तो ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 77760। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल कितना खर्चा आएगा लेवलिंग का? 7,77,600 रुपीस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द प्लेग्राउंड एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 60 मीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन अब एकदम हलवा सा हो गया है। एक ट्रायंगल है जिसके हर साइड कितना है वो, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ट्रायंगुलर जो ग्राउंड था वो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता और हर साइड 60 मीटर रहता, हर साइड कितना रहता बच्चों? 60 मीटर। तो आपको पूछ रहा है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन आपको एक चीज और मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड का लेंथ क्या रहता है? सेम। तो उसका पेरीमीटर क्या रहता है? 3a। जहां पे a क्या होता है बच्चों? साइड। साइड कितना है? 60 मीटर। तो 3 × 60 कितना हो जाएगा? 180 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरे एनुअल एग्जामिनेशन के विश्वदीप के पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर दीजिएगा, अच्छे नंबर लेके आना है। थैंक यू वेरी मच।